दर्शकों, पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन जी आज नगर प्रवास पर हैं। नगर पालिका चुनावों के संदर्भ में उनसे हम कुछ बात करेंगे ही, लेकिन कुछ ज्वलंत मसलों पर भी हम आज उनके इस प्रवास के दौरान उनसे हम बातचीत करेंगे। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए परिस्थितियां बन रही है, उसमें कांग्रेस की भूमिका पर क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की भूमिका अपनी जगह है, किसी भी दल की भूमिका अपनी जगह है, मगर देश में हमारे देश के जनमानस को ये देखना होगा कि ये किस तरह से राजनीति का हनन हो रहा है। जिस तरह से आज का जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तो खास तौर पर आइडियोलॉजी और एक वैचारिक जो पृष्ठभूमि होती है हर प्रत्याशी की, वो जिस भी दल से जुड़े हों, उसको भी देखते हुए अपना मत देती है। और ऐसे में उसके मतदान के साथ ये जो अपमान हो रहा है, ये जो पूरी तरह से हमने पिछले समय में देखा है कि कॉरपोरेट जगत द्वारा संचालित राजनीति किस तरह से अलग अलग जगह पर खरीद फरोख्त करती है, उसके बारे में अब जनता को एक फैसला लेना है। और मुझे लगता है कि जितने भी समाज के चैतन्य संपन्न लोग हैं, उनको मिलकर इस पर एक रुख तय करना चाहिए कि हम आने वाले समय में ये जो जनता के उम्मीदों को लेकर ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक रुख तैयार करें। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया और गुजरात का वाघेला का उदाहरण दिया जाता है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता कि जिस तरह से आज हो रहा है, हम देखते हैं कि हर स्टेट आफ्टर स्टेट, और महाराष्ट्र तो उसका उदाहरण है कि उन्होंने आधी रात को गवर्नर साहब को जगाकर पहले ही विश्वास मत हासिल करने के पहले ही इस आधार पर कि उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उनके पास कितने जनप्रतिनिधि होंगे और शपथ दिलाई गई। उसके बाद कि जिस तरह से पूरे देश में और पूरी दुनिया में जब तक तो न तो कोविड के लिए कोई टीका इजाद हुआ था, न तो उसके इलाज के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हुई थी, तब पूरे दुनिया में भारत एकमात्र वो देश था जिसने लेट लॉकडाउन घोषित किया, तो केवल इसलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार को इनको तहस नहस करना था, चुनी हुई सरकार को तहस नहस करना था। तो ये व्यक्ति को जो स्वयं आज अपने बारे में आत्मा अवलोकन करना चाहिए, उसके बजाय ये फिंगर पॉइंटिंग का ये समय नहीं है। नेशनल हेराल्ड को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की जो पूछताछ का मामला हुआ, उसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं भी स्वयं वहाँ पर थी और एक दिन फतेहपुर बेरी थाने पर हमें भी डिटेन किया गया था, लेकिन जिस तरह से एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के भीतर घुसकर उसके कार्यकर्ताओं के साथ और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जो सत्तारूढ़ केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया, जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतांत्रिक दल को अपने नेता के प्रति सॉलिडारिटी रखने का, उसके पीछे खड़े होकर अपनी एकता को प्रदर्शित करने का या एकजुटता को रखने का, और वो भी अहिंसात्मक ढंग से एकजुटता को रखने का उसका जो हक है, उसको इस तरह से पहले कभी छीना गया। उपचुनाव में फिर से कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। बिल्कुल, उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ जगहों पर उचित नहीं रहा, कुछ जगहों पर प्रदर्शन एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए उसमें प्रदर्शन कांग्रेस का ठीक था, छत्तीसगढ़ में ठीक था, कुछ अन्य राज्यों में बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन चुनाव अपनी जगह हैं। जहाँ तक हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता का सवाल है, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हमारी जो नीति है उसकी बात हो, चाहे हमारे आर्थिक विकास के पहलू हों,
चाहे सामाजिक जो हमारी समता और सबको साथ लेकर चलने की सौहार्द की नीति है उसका सवाल हो, चाहे गुटनिरपेक्ष होकर के एक विदेश नीति के निर्भीकता के साथ और निडरता के साथ संचालन की बात हो, उसमें हमारी ओर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चूँकि नगर निकाय और पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, इस हमेशा मंदसौर में कुछ अलग समय होते थे, लेकिन इस बार आपका ध्यान पूरे प्रदेश पर है, पूरे अंचल के क्षेत्र पर है। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो लगा था कि शायद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी कि किस तरह से खरीद फरोख्त कर हमारी सरकार गिराई गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और उसके बाद अब फिर से ये बड़े चुनाव हो रहे हैं। क्या आप कहेंगे इन चुनाव? हमारा एक राजनीतिक दल होने के नाते ये दायित्व है कि हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीति और अपने विचार को लेकर लोगों के बीच में जाएं। और फिर जनतंत्र में जनता जनार्दन है, उसके जो भी उसका फैसला होता है उसे पूरे विनय के साथ स्वीकार करते हुए पुनः लोगों के विश्वास को अर्जित करने का प्रयास, ये जनतंत्र की मर्यादा है, उसकी शुचिता है। तो जनता के द्वारा जो भी निर्णय किया गया है वो हमारे सर आँखों पर है, उसे पूरे विनय के साथ ग्रहण करते हुए पुनः उसके बीच में जाना और अपनी बात को रखना, ये हम लोगों का कर्तव्य है, वो हम करेंगे। कांग्रेस के आंतरिक संगठन को लेकर के सोनिया जी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई बार सवाल उठ जाते हैं, चिंतन शिविर भी होते हैं जैसा राजस्थान में हुआ, लेकिन अंततः बात वहीं जाकर ख़त्म हो जाती है कि फिर से नदियाँ सारी उसी सागर में मिलती है। फ़िलहाल अगर आप मुझसे ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी चुनाव की पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है। उसी के तहत आंध्र प्रदेश में मुझे जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश में अभी ये 1.5 महीने को उसके लिए उसे स्थगित करना पड़ा क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए, लेकिन पूरे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अलग अलग स्तर पर, चाहे पोलिंग बूथ हो, चाहे मंडल स्तर हो, ब्लॉक और जिले और प्रदेश और देश की बात हो, चुनी हुई कार्यकारिणी का गठन हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बाद ही नए नेतृत्व की बात आएगी। पार्टी के अध्यक्ष पद पर कौन होता है या नहीं होता वो उस प्रक्रिया से तय होगा, लेकिन राहुल जी हम सबके, सोनिया जी और राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, इसमें हमें कहीं कोई शक नहीं है और हमें विश्वास है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प उन्होंने किया है उसमें हम सब उनके साथ होंगे और हम सब मिलकर जो संविधान की संकल्पना के भारत निर्माण का सवाल है उसको लेकर हम सब उनके साथ रहेंगे। लगभग 1.5 दशक से आप इस संसदीय क्षेत्र की सक्रिय राजनीति में हैं। 2 नगर पालिका चुनाव आपके सामने हुए हैं, 2010 और 2015 के। क्या वजहें रहती हैं कि भाजपा को बहुमत मिल जाता है और इस बार आप क्या वजह मानती है कि जनता कांग्रेस को बहुमत दे दे? पिछले दोनों बार में मैं आपको कहना चाहूँगी कि बड़ी संख्या में 2010 में कांग्रेस के पार्षद चुनकर आए। हमारी जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी उन्होंने भी अच्छे मत प्राप्त किए। ये भी लेकिन सही बात है कि दोनों बार हम सफल नहीं हुए और मंदसौर नगर पालिका का तो जहाँ तक सवाल है, पिछले कई सालों से हनीफ भाई को ज़रूर एक बहुत अल्प अवधि मिली, लेकिन कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा है। लेकिन ये कहना होगा कि लोगों तक जो पहुंचने की हमारी कोशिश है उसको हम और तेज़ करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि पिछले समय की असफलताओं को तो हम लोगों तक लेकर जाएं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अब हमारा जो नव संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पाता? ये चुनाव जो नगर पालिका के होते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो बहुत हद तक लोकलाइज्ड होते हैं और कई बार ये भी होता है कि स्थानीय एक प्रत्याशी के प्रति कोई अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो क्योंकि वो प्रत्याशी अगली बार के लिए बदलते हैं तो बहुत सारी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो उस व्यक्ति के साथ समाप्त होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो नए प्रत्याशी उसी किसी दल के चुनकर आते हैं तो उनके प्रति वो लागू न हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अपने एजेंडा पर चुनाव लड़ें और वही कोशिश हम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, अप्रत्यक्ष अध्यक्षीय प्रणाली से
सभी राजनीतिक दलों में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ लोभ, लालच, प्रलोभन, और कुछ लोग उस प्रलोभन में बह भी जाते हैं। इस तरह की कोई आशंकाएं कांग्रेस को? देखिए, ये हमने देखा है पिछले समय तो कि चुनी हुई सरकारों को ही हटाने के लिए किस तरह के प्रलोभन का उपयोग हुआ है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश में ये केवल मंदसौर नगर पालिका या एक नगर पालिका, नगर पंचायत का प्रश्न नहीं है। इसके बारे में एक जनमानस तैयार करने का काम करना चाहिए। और हमारे को रिपब्लिक हुए जो इतने वर्ष हुए हैं, तो एक गणतांत्रिक देश में किस तरह से हम ये जो प्रलोभन या पारदर्शिता की कमी हम देखते हैं, शुचिता में एक सवाल देखते हैं, उसको लेकर के एक व्यापक बहस की ज़रूरत है। तो क्यों ना ऐसा कुछ हो कि हम ये माने कि जैसे ही पार्षदों के काउंटिंग पूरी होती है, उसमें जो चुन कर आते हैं और सारे पार्षद जो चुनकर आते हैं उनको वहीं काउंटिंग स्टेशन पर अलग 1 घंटे के अंदर अंदर बैठकर वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करें। किस तरह से हम उसमें ये जो गैर पारदर्शिता है या प्रलोभन और अन्य चीज़ें हैं, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, और उसी को काउंटर करने के लिए फिर वो जो विप की पॉलिटिक्स है, जिसको कोड़ा राजनीति भी कह सकते हैं, इन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता की आवाज़ को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए और एक सर्वसम्मति बननी चाहिए। तो दर्शकों, नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र मीनाक्षी जी का आज मंदसौर प्रवास है। हमने आपसे कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए, कुछ प्रांतीय स्तर और स्थानीय नगर पालिका से जुड़े हुए कुछ सवाल किए। मीनाक्षी जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।